I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss on the status of India. भारत का आकार और अवस्थिति के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। यद्यपि यह जो टॉपिक है क्लास 9 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति या स्थिति क्या है उसके बारे में सामान्य समझ विद्यार्थियों को होनी चाहिए। यूं तो यह टॉपिक जो है क्लास 9 स्टैंडर्ड है, लेकिन इस टॉपिक का गहराई अगर देखा जाए, यूं तो जो क्लास आकार और अवस्थिति भारत का स्थिति क्या है इसके बारे में पढ़ना होता है, यह क्लास 9 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन इस विषय वस्तु का महत्व केवल 9 क्लास के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि 8 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड के लिए विद्यार्थी के लिए है ही। और इसके साथ इसकी बेहतर समझ क्लास 10 स्टैंडर्ड के साथ 11, 12 और हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस हैं इसकी समझ और सूझबूझ तो विद्यार्थियों को होनी ही चाहिए, लेकिन इसकी समझ के साथ साथ यहां से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं, चाहे वह सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, बैंक पीओ, एसआई, रेलवे, दरोगा, इस प्रकार के कोई भी एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, इस प्रकार के एग्जामिनेशन और यूपीएससी में भी इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं और कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक का महत्व जो है बहुत ही ज्यादा है। और इसके टॉपिक का महत्व और गहराई को जैसे जैसे विद्यार्थी जब हायर क्लास में जाएंगे और जब इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फेस करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, चाहे वह प्रैक्टिस में बनाएंगे या रियल एग्जामिनेशन में बनाएंगे, तो इसके महत्व को समझेंगे। तो कहने का मतलब है यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में जहां फैक्ट है, फैक्ट जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट है। केवल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव के लिए ही नहीं, केवल भूगोल के जानकारी के लिए ही नहीं, बल्कि यह टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक का ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं भारत के जो राज्य व्यवस्था है, भारत के पॉलिटी है, उसको भी समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसके पहले मैं बता देना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं पता नहीं क्या पढ़े नहीं पढ़े, पढ़ने का तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब उससे विद्यार्थी से पूछा जाता है इस टॉपिक के बारे में बताइए, तो वो कहते हैं पता नहीं सर हम क्या पढ़ें और स्कूल में क्या पढ़ाया गया। जब विद्यार्थी से पूछा जाता है कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बताया जाए, ये टॉपिक का जो नाम देख रहे हैं साइज एंड लोकेशन, भारत का आकार क्या है और उसका लोकेशन क्या है, इसके बारे में विद्यार्थी से जब पूछा जाता है तो विद्यार्थी कहते हैं सर 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा तो क्लास चला। लेकिन जब विद्यार्थी से पूछा जाता है तो विद्यार्थी के दिमाग में जो बातें हैं, अधिकतर बातें लोड ही नहीं लेता है, विद्यार्थी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। जहां यह टॉपिक जितना महत्वपूर्ण, इसका जो फैक्ट डाटा है जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है इसमें कॉन्सेप्ट। और यह टॉपिक तो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसमें गहराई, इतना ज्यादा गहराई है और दृष्टिकोण का रेंज इसका इतना व्यापक और इतना दूर से है, जो इसे एक बहुत ही समझने का जरूरत है, तभी इस टॉपिक के साथ न्याय हो सकता है। तो कहने का मतलब है भारत टॉपिक जो देख रहे हैं साइज एंड लोकेशन, तो इंडिया साइज एंड लोकेशन यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, या यूं कहें यह टॉपिक जितना बेस है उतना ही यह कॉन्सेप्ट भी है। तो भारत का साइज और लोकेशन, तो भारत का लोकेशन का क्या तात्पर्य है और साइज का क्या तात्पर्य है, ये दोनों ही जानना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी भारत को समझने के लिए, विभिन्न तरह के भारत का जो गुण, जो फैक्ट है उसको समझने के लिए, भारत अर्थव्यवस्था को समझने बूझने के लिए, या भारत के जो पॉलिटी है, सिविक्स है, नागरिक शास्त्र को समझने के लिए, या भारत राजनीति को समझने के लिए, या अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, या जो आज एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए भी इस टॉपिक की जानकारी निहायत उतना ही जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला हम बहुत दूर का रेंज से यहां पर आते हैं कि भारत का जो ये साइज और लोकेशन समझना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला, भारत अवस्थित कहां पर है। भारत तो एक देश है, एक कंट्री है, यह अवस्थित कहां पर है। तो हमारा जो ग्लोब है, सबसे पहले विद्यार्थी का स्टूडेंट होने के नाते पूरा
वैश्वीकरण या वैश्विक ये जो भूमंडल है उसको समझना पड़ेगा। ग्लोब मतलब जो जियोइड है, जो भू गर्भ है, हमारा जो भूगोल है, पूरा पृथ्वी को समझना पड़ेगा। और पृथ्वी में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महादेश हैं, मुख्यतः सबसे पहले तो जो पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया गया है। और उसके बाद जो है मोटा मोटी पृथ्वी को इसमें जो 8 महादेश में पृथ्वी को बांट दिया गया है। 8 मेजर जो है कंटिनेंट्स है, और उस 8 मेजर कंटिनेंट्स में एशिया जो महादेश है, एशिया एशियन कंटिनेंट है, विच इज द बिगेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। और एशियन कंटिनेंट का ही एक हिस्सा है भारत। जो एशिया महाद्वीप, भारत का जो स्थिति है, एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण तक बिंदु है वहां पर भारत की अवस्थिति है। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे भारत के अवस्थिति को समझ रहे हैं। और भारत का अवस्थिति है दक्षिणतम छोर, एशिया महादेश के दक्षिणतम छोर में भारत की अवस्थिति पड़ता है। तो भारत का जो स्टेटस है एशिया महादेश के सबसे दक्षिणतम में, तो यह विद्यार्थी को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जो एशिया महादेश है उसके दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम छोर के पास भारत की अवस्थिति है या स्थिति है। और भारत के भी जो दक्षिणतम बिंदु है, पूरा दक्षिण की ओर जब चले जाते हैं, कन्याकुमारी के पास चले जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं क्या इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो कन्याकुमारी है, उसके पास है इंडियन ओशियन। और जस्ट जो भारत के पूर्वी और हम लोग जो देखते हैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, जो नॉर्दर्न साइड है, वो हमारा जम्मू कश्मीर और हिमालय, तो हिमालय आता है। और भारत का उत्तरी सिरा है, और उत्तरी सिरा के साथ भारत का उत्तरी पश्चिमी सिरा और भारत का उत्तरी पूर्वी सिरा, ये जो सीमांत एरिया है, ये वलित पर्वत, ये फोल्डन माउंटेन, यहां पर बहुत सारे फोल्डन माउंटेन है, वलित पर्वत। फोल्डन माउंटेन क्या होते हैं? जो मुड़ जाने के कारण इस तरह से जब दरार पड़ता है, ये दिखा दे रहे हैं, इस प्रकार की दरार जब पड़ता है तो इस तरह से फोल्डन माउंटेन बनते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसको वीडियो में दिखा देंगे, एनिमेशन में, कि फोल्डन माउंटेन क्या होता है, वलित पर्वत क्या होता है। तो फिलहाल आप लोग को जानना है कि वलित पर्वत जो है भारत के उत्तरी सीमा पर और उत्तरी पश्चिमी सीमा पर वलित पर्वत है, और उत्तरी पूर्वी सीमा पर भी वलित पर्वत है। ये जो मुख्य विशेषता है। और भारत जो है भारत के उत्तरी सीमा है, वहां पर जो हमारे पड़ोसी देश है वह नेपाल है, चाइना है, और उसके साथ तिब्बत है। इन सारे देशों के साथ भारत का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लगा हुआ है। और भारत का उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है, वहां पर पाकिस्तान से भारत का सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बॉर्डर सटा हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में एक ताजिकिस्तान देश है, जो कि भारत के लगभग आसपास है। भले उसका बॉर्डर जो है, ताजिकिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ, भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा में सटा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सटा हुआ मैप में देखते हैं। तो यहां से भी विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कूल में भी पूछा जाता है कि कौन सा जो अंतरराष्ट्रीय देश है या जो कौन सा दूसरा देश है इनमें से जिसका सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के बॉर्डर के साथ नहीं लगता है। तो वहां पर ऑप्शन दे दिया जाता है पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, और इस तरह से एक ऑप्शन जो है ताजिकिस्तान दे दिया जाता है। तो वहां पर ऑप्शन मान लिया जाए पाकिस्तान और चाइना, भूटान और ताजिकिस्तान दिया हुआ रहेगा, तो वहां पर ताजिकिस्तान को चूज करना और ताजिकिस्तान को ध्यान में रखना है। तो ये प्रकार का सीमा है। और भारत को समझने के लिए जब हम समझ लिए कि भारत का स्थिति कहां पर है, भारत जो है एशिया महादेश के दक्षिणतम छोर पे है, और उसके दक्षिणतम छोर में भी भारत के भी दक्षिणतम छोर जो है वहां पर क्या है, दक्षिणतम छोर में है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर। इसको जब विद्यार्थी समझ लेते हैं तो मोटा मोटी भारत का जो सबसे उत्तरी जो सीमा होता है कहां पर है, उत्तरी सीमा प्रांतीय सीमा है, जम्मू कश्मीर के पास है। तो वहां से लेके जो डिस्टेंस है, उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर से लेकर डिस्टेंस भारत के सबसे जब नीचे में आ जाते हैं, दक्षिणतम बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट। इसके बारे में पूछा जाता है, समान विद्यार्थियों से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसका दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो विद्यार्थी को यह दूरी याद रखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का दूरी कितना है, 3214 किलोमीटर है। तो यह विद्यार्थियों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा।
और यह फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, खास करके यूपीएससी में भी बहुत सारे फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वहां फैक्ट भी पूछे जाते हैं। तो वहां कौन सा फैक्ट पूछे जाते हैं? वहां इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट का तो एग्जाम है यूपीएससी, लेकिन जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, या जो कहीं ना कहीं मानव के लिए या मानव विकास के लिए जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वह फैक्ट भी दैट इज द पार्ट ऑफ द यूपीएससी एंड दैट इज द पार्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार के फैक्ट समझना होगा। ये मार्गदर्शन विद्यार्थियों को हम दे रहे हैं। बहुत सारे बाबा लोग हैं, बहुत सारे टीचर विद्यार्थियों को गुमराह कर देते हैं कि फैक्ट नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना, वो पढ़ना, या कॉन्सेप्ट पढ़ना। तो विद्यार्थी समझेंगे कैसे कि कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है? तो विद्यार्थी धीरे धीरे जब उसका परसेप्शन डेवलप होगा तो विद्यार्थी इस बात को समझने लगेंगे कि कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो जो महत्वपूर्ण है, जो मानव के विकास के लिए या जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की चीज है, फैक्ट है, वो फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है और वो फैक्ट तो जानना चाहिए विद्यार्थी को। और वो फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार के फैक्ट को मगअप करना, कंठस्थ कर लेना विद्यार्थियों के लिए निहायत ही जरूरी है। जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी तक है, वहां का जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। तो ये तो विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन बार बार भुला जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। अब एक महत्वपूर्ण है कि भारत का जो पश्चिमी छोर है, जो गुजरात है, वहां से लेके भारत का जो पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश, वहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो वहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी विद्यार्थी को जानना है। अच्छा, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यह जानना कि भारत का जो समुद्री भूभाग है, भारत का यह भी जानना है। और इसके अलावा भारत का जो सीमा क्षेत्र है, जो लैंड एरिया से घिरा है, जो कि जमीन के साथ भारत का जो सीमा जो लगता है, वह सीमा का जो दूरी कितना है, भारत के जो मुख्य भूभाग का सीमाओं का दूरी कितना है? तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इसको जानना पड़ेगा। लगभग है 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूभाग का दूरी लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो इसको भी याद रखना है। और भारत का जो सीमा है, समुद्र तटीय सीमा है, उसमें से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला के, तो इसका सीमा का दूरी कितना है? तो इसका सीमा का दूरी भी लगभग कितना है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब भारत के संदर्भ में यह भी जानना है कि भारत का जो कुल भूभाग है, पूरा वैश्विक जब भूभाग के अनुपात से हम तुलना करते हैं, तो भारत का भूभाग का अनुपात कितना है? तो भारत का भूभाग का अनुपात कितना है विश्व के परिप्रेक्ष्य में? 2.4%। और भारत जो देश है, दुनिया के बहुत सारे देश है, बड़े बड़े देश है, उस बड़े देश के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 7वां स्थान है। जैसे भारत से बड़े देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है। इस प्रकार के भारत से बड़े देश हैं और इसी क्रम में भारत का स्थान 7वां है। तो एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो एसआई वगैरह और रेलवे वगैरह में यहां पर पूछ दिया जाता है, भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान देश के संदर्भ में, आकार के संदर्भ में 7वां है। यह चीज है। और उसके बाद भारत, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि पूछा जाता है कितने महादेश हैं? तो महादेश 8 महादेश हैं। 7 महादेश तो विद्यार्थी जानते ही हैं। और 8वां महादेश कौन सा है? वह जीलैंडिया है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास जस्ट उसका पूर्व में है, जीलैंडिया। तो यह 8वां महादेश है। यह भी भारत के संदर्भ में विद्यार्थियों को जानना है। और महत्वपूर्ण चीज जो विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है बहुत तरह का, क्योंकि यहां पर बहुत तरह का इससे समाधान होगा, बहुत सारे प्रश्नों का हल होता है कि भारत में ये जो विद्यार्थी को जानना चाहिए। यह भी विचित्र वाली बात है कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी जो 10 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हो गए, यहां तक बहुत सारे टीचर लोग भी है, वे लोग नहीं जानते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा समझ में नहीं आता है, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न समझ में नहीं आता है, इक्वेटर समझ में नहीं आता, विषुवत रेखा समझ में नहीं आता। तो ये चीज विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा। विषुवत रेखा जो होता है वह 0 डिग्री जो है अक्षांश है, इक्वेटर हो गया। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है अक्षांश है। उसी के साथ जो देशांतर जो अक्षांश रेखा है, जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ पड़ता है, वह अक्षांश रेखा होता है। तो इसको विद्यार्थी को जानना पड़ेगा। और भारत का स्टेटस कहां पर है, भारत का कोऑर्डिनेट कहां, यह अति महत्वपूर्ण चीज है।
यह बहुत अति महत्वपूर्ण फैक्ट है जो विद्यार्थियों को जानना है और सभी को जानना है, खास करके सभी विद्यार्थियों को, साइंस वाले को भी जानना है, जो पायलट वगैरह बनेंगे तो उसको तो जानना ही है और हर विद्यार्थी को जानना ही पड़ता है। चाहे रेलवे में जाएंगे, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे तो हर चीज में जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा इसको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जैसे कि टाइम के बारे में, स्टैंडर्ड टाइम को समझने में, ये सब बहुत ही जरूरी है। तो भारत का जो कोऑर्डिनेट क्या है, तो भारत का कोऑर्डिनेट, जो भारत का जो मुख्य भूमि है, जो देखा जाता है, जो कन्याकुमारी है, तो भारत का जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका निर्देश, उसका क्या है, निर्देशांक क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसका कोऑर्डिनेट जो पूछा जाता है वह कोऑर्डिनेट है 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये बिल्कुल पढ़ना है, इसको याद करना है, मगअप कर लेना है। और भारत का जो उत्तरी, जो सबसे टॉप मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी सीमा है, जम्मू कश्मीर है, उसका जो सीमा जो टच करता है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अच्छा, भारत का जो पश्चिमी तट है, गुजरात वाला एरिया, वहां का कोऑर्डिनेट क्या है, तो वहां का कोऑर्डिनेट है आपका 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट। उसके साथ भारत का उत्तरी जो अरुणाचल प्रदेश का जो कोऑर्डिनेट है तो 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट है। तो ये सब क्वेश्चन विद्यार्थियों को पूछा जाता है, तो विद्यार्थियों को कंठस्थ और मगअप करना पड़ेगा, और कंठस्थ मगअप नहीं करेंगे तो किताब में पढ़ेंगे, लिखेंगे, उस तरह पढ़ाई करेंगे, कंठस्थ नहीं रहेगा तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या बनाइएगा, कंपटीशन में क्या कीजिएगा। उसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ओवरऑल सीमा जो देखा जाता है उसका ज्योग्राफिकल सीमा का विस्तार कितना है, तो लगभग जो है 30 डिग्रीज का जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ओवरऑल हमारा एक्सपेंशन जो देखा जाता है 30 डिग्री विस्तार है। तो ये विद्यार्थियों को जानना चाहिए। और भारत का जो ऊपर से लेके जब हम लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं 22.5 डिग्री के आसपास, 22.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास से, उसके बाद नीचे जैसे जैसे भारत के नीचे जब हम लोग जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं, तो भारत का जो आकार और भी थोड़ा सकरा होते जाता है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जो रखा गया है, जो मानक याम्योत्तर समय जो रखा गया है, वह 82.5 डिग्री ईस्ट रखा गया, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। तो ये जो लकीर जो है ये काल्पनिक लकीर होता है, एक इमेजिनेशन लाइन है, ये कल्पना करके मान लिया गया है, ऐसा कोई एडिट वास्तविक लाइन खींचा नहीं गया, लेकिन यह लाइन को एक इमेजिनरी लाइन मान लिया गया है, टाइम को, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश करने के लिए और भारत की सुविधा के लिए। तो 82.5 डिग्रीज ये ईस्ट में है, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जो मिर्जापुर है, नैनी है, उसी जगह से यह काल्पनिक रेखा गुजरती है। तो एक क्वेश्चन यहां भी विद्यार्थियों को पूछा जाता है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है कितना डिग्री है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट मीन्स 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, इसमें अभी थोड़ा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, यूपीएससी का जब हम टॉपिक विशेष रूप से बनाएंगे तो यहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं, अभी डिस्कस कभी बाद में करेंगे कि ये जो इस पर चर्चा चला, क्यों ना यह जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है, इसको जो इमेजिनरी लाइन है इसको कहीं चेंज कर दिया जाए, या फिर टाइम लाइन जो है इसको जो है 1 से 2 या 3 कर दिया जाए। इस प्रकार का बहुत सारे जो राष्ट्र स्तर पर डिबेट चले हैं और इसका क्या समाधान होना चाहिए, तो इस पर हम लोग जब इंटरनेशनल या फिर हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का या यूपीएससी स्तर का वीडियो बनाएंगे तब इसमें डिस्कस करेंगे, विद्यार्थी इसको समझने में थोड़ा कठिनाई होगा। तो ये है एक क्वेश्चन, यहां ये भी बन जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है, जो स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये 10 स्टैंडर्ड का, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का या जनरल कंपटीशन में भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है और जो सूर्योदय होता है गुजरात में, तो यहां पर जो है 2 घंटा का हम डिस्टेंस देखते हैं, टाइम लैग जो है 2 आवर्स है। तो पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य टाइम घड़ी दोनों जगह में, चाहे गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के लोग हों या अरुणाचल प्रदेश के लोग हों या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लोग हों, सबके घड़ी में उतना ही बजेगा। मान लिया सुबह के 6 बजे हैं, 6 बजे के आसपास है, और लेकिन 6 बजे अरुणाचल प्रदेश के लोगों के देख रहे हैं कि वहां पर उसके घड़ी में बज रहे और वहां पर सूर्योदय हो रहा है। कहने का मतलब है कि जब सूर्योदय हो रहा है, जिस भी टाइम हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के आसपास, 2 घंटे के बाद सूर्योदय गुजरात या महाराष्ट्र वाला एरिया में होता है। तो इसका कारण क्या है? जिसका यही कारण है कि जो टाइम डिस्टेंस है, टाइम लेग है, जो 2 घंटा का समय अंतराल है, उसी के चलते एक ये
टॉपिक्स इसका जवाब हो जाता है। इसका एक आंसर ये हो सकता है, और दूसरा इससे भी बेहतर आंसर होगा कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो घूर्णन है, रोटेशन जो वेस्ट से ईस्ट होता है, पश्चिम से ईस्ट होता है, तो इसका एक रिस्पॉन्सिबल जो मेजर फैक्ट है, यही सबसे बड़ा फैक्ट है। तो ये ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं और जो मंजे हुए हैं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो समझ पाएंगे और इसका सही जवाब यही होगा। लेकिन दूसरा जवाब भी हम सिंपल दे सकते हैं कि 2 आवर्स टाइम लैग है, तो यही कारण है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी यह भी बनता है कि यह देखा जाता है भारत का जो दक्षिणतम जो बिंदु है, दक्षिणतम छोर है या साउथ इंडिया की ओर, वहां पर देखा जाता है कि जो दिन का अवधि होता है, भारत के दक्षिणतम छोर की ओर दिन की अवधि थोड़ा बड़ा होता है। वहीं पर उत्तरी छोर, उत्तरी सीमा की ओर देखा जाता है कि वहां पर दिन का अवधि थोड़ा कम होता है। तो एक क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जाता है विद्यार्थियों को कि क्यों ऐसा होता है, क्यों दक्षिण में थोड़ा दिन बड़ा होता है और उत्तर में दिन थोड़ा छोटा हो जाता है, तो क्यों होता है? तो सीधा सा कारण है, इसका जो डिस्टेंस है, जो स्टेटस है, इक्वेटर जो विषुवत रेखा 0 डिग्री है, उससे उसके नजदीक है भारत के दक्षिणतम पॉइंट, इसलिए यहां पर थोड़ा दिन ज्यादा ड्यूरेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि सनलाइट यहां पर ज्यादा मिलता है। और डिस्टेंस होने से जो उत्तरी जो भूभाग भारत का जो है वह दैट इज द फार अवे फ्रॉम द distance of the equator on account of being so much distance from the equator, this is the responsible that the duration of the day is shorter। तो इस प्रकार का सवाल विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है कि भारत का जो दक्षिणतम सीमा है वहां पर दिन बड़ा क्यों होता है। तो सीधा सा बात है कि जो दक्षिणतम सीमा है, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री इक्वेटर उसके नजदीक में होता है, जिसके चलते वहां पर दिन थोड़ा सा बड़ा होता है और उत्तर में दिन थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, इस चैप्टर में और भी कुछ क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। जैसे भारत के दक्षिणतम जो बिंदु है, जो कन्याकुमारी है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कन्याकुमारी जो है और उसके जो साउथ और वेस्ट में, मतलब जो अरेबियन सी है, वहां पर भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वहां पर लक्षद्वीप है, और यह लक्षद्वीप है, एक कोरल आइलैंड है। तो यहां एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का कौन सा द्वीप है जो कोरल आइलैंड है, जो कोरल भित्ति से बना हुआ है? तो ये लक्षद्वीप है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, लक्षद्वीप के नीचे में, मतलब जो है दक्षिण की ओर कौन सा एक और आइलैंड है, द्वीप है? तो वह मालदीव है। और दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो वह है श्रीलंका। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को अलग जो करने वाला, अलग कौन ऐसा चीज है जो अलग करता है? तो वह है पाक जल डमरू मध्य, पाक स्टेट, और एक है मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार। तो यहां यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक स्टेट और बे ऑफ मन्नार, मतलब पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है या श्रीलंका भारत को अलग करती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर। और भारत के पड़ोसी दक्षिण की ओर पड़ोसी देश कौन से हैं? तो ये मालदीव है और श्रीलंका है। तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। भारत का नेशनल टेरिटोरीज कौन सा है? तो भारत का जो अपना ही एक भूभाग है, नेशनल टेरिटोरीज, केंद्र शासित प्रदेश है, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान और निकोबार जो दक्षिणतम बिंदु है, निकोबार जो द्वीप समूह है, उसका तो कोऑर्डिनेट हम लोग पहले देखा कि उसका कोऑर्डिनेट है 6 डिग्रीज 0.45 मिनट्स। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा जाएगा कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका विनाश या उसका विध्वंस, मतलब एक बृहत बाढ़ या भूचाल से कब हुआ था? तो यह सुनामी में हुआ था। और इसको याद रखना पड़ेगा, 2004 में सुनामी आया था। और सुनामी का उत्पत्ति कहां से हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। और वहां से जो यह लहर आया था, भयानक लहर, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी तबाह कर दिया गया था। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो नेशनल टेरिटोरीज है तबाह हुआ था इनंडेशन से, बाढ़ से? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसको विद्यार्थी आप लोग को याद कर लेना है। और कब हुआ था? तो यह भी याद कर लेना कि 2004 में। आकार और अवस्थिति के बारे में एक क्वेश्चन यह भी विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है। थोड़ा स्वेज नहर के बारे में कि स्वेज नहर जो कब बना था? तो 1869 में स्वेज नहर की उत्पत्ति हुई थी। 1869 में स्वेज नहर को बनाया गया था। और स्वेज नहर को बनाने से क्या हुआ था? जो भारत का डिस्टेंस है, जो यूरोप से भारत आने का जो दूरी है, वह 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गया। मतलब पहले 7000 किलोमीटर दूरी जब वो कैप ऑफ गुड होप होते हुए, अफ्रीका होते हुए घूम के आना पड़ता था, तो 7000 किलोमीटर समुद्री मार्ग जो है ज्यादा तय करना पड़ता था यूरोप वाले को, या जब एशिया से जब यूरोप जाते थे
स्वेज कैनाल बनने के बाद, स्वेज नहर बनने के बाद लगभग 7000 किलोमीटर का दूरी कम हो गया और यह 1869 में बना, इसको भी मगअप कर लेना है। एक क्वेश्चन यहां और भी बन जाता है कि भारत का जो व्यापार जो प्राचीन काल में होता था और जल मार्ग से भी होता था, लेकिन जल मार्ग से भी प्राचीन जो व्यापार का, जो मार्ग का, जो यातायात का जो साधन था वह क्या था? स्थल मार्ग था। और स्थल मार्ग में भारत के उत्तरी जो सीमा है, क्षेत्र है, उस ओर से होता था। तो उत्तरी सीमा किधर से होता था? तो दर्रा पासेस हुआ करते थे, जो हिमालय पर्वत वगैरह होते हैं वहां पर बहुत सारे पासेस हुआ करते थे और दर्रा हुआ करते थे। और इस दर्रा के माध्यम से भारत से व्यापारी इस छोर से यूरोप की ओर इस दर्रे के माध्यम से जाते थे और उसके बाद वहां से उसका जो लिंकअप होता था, कनेक्शन होता था, सिल्क रूट हुआ करता था, सिल्क रूट से जुड़ जाता था। और यह सिल्क रूट जो होता है वहां पर जाके एशिया की ओर जाते थे और वहां से पूर्व की ओर जब मुड़ते थे तो पूरे वहां से ट्रांस रशियन, मतलब रसिया के आसपास तक पहुंच जाते थे और फिर दूसरा पश्चिमी जो भाग है, सिरा है, वह यूरोप तक पहुंच जाते थे। तो सिल्क मार्ग से भी जुड़ जाते थे। मतलब भारत का जो सबसे प्राचीन व्यापार का, यातायात का साधन है वह स्थल मार्ग है और वह पासेस दर्रा के माध्यम से हुआ करता था। तो यह विद्यार्थी को जानना है। जो मेरी टाइम है, समुद्री यातायात है, वो भी पॉपुलर हुए लेकिन बाद में। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को जानना पड़ेगा कर्क रेखा के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा, तो जैसे विद्यार्थी हम लोग सब जानते हैं कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है, 23.5 डिग्री उत्तर में है और लगभग जो है कर्क रेखा भारत को लगभग पूरा आधा, मतलब 2 भागों में बांटता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण रेखा है, 23.5 डिग्री पूरा ग्लोब का, और इसी कर्क रेखा में भारत का स्टेटस आता है, तो इसलिए भारत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूछा जाता है कि भारत में इनमें से कौन कौन सा जो राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं और जो 10 स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे, सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। और यही चीज से, यही पॉइंट से कुछ इसमें टफ क्वेश्चन भी यूपीएससी स्तर के मतलब एग्जामिनेशन में आएंगे। तो यह यूपीएससी स्तर के स्टूडेंट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट यह चीज है और चाहे वह जेपीएससी देंगे, इंस्पेक्टर का देंगे, उतना ही क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पश्चिम से बताइए कौन कौन सा स्टेट है जो कर्क रेखा, कौन कौन सा स्टेट में से होके कर्क रेखा गुजरती है, या काल्पनिक कर्क रेखा है, या ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट से ईस्ट बताइए। तो वेस्ट में सबसे पहले कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है सबसे पहले गुजरात में गुजरती है। गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद क्या है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश जो आता है, वहां से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत देश का हिस्सा नहीं है। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब पश्चिम से पूरब देखा जाए तो यहां पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश जो भारत का अंग नहीं है, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन सारे स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन यह भी पूछ दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन स्टेट है जिसमें से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो वहां पर ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक मान लिया जाए, दे दिया है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा दे दिया जाएगा उड़ीसा। तो वहां पर उड़ीसा में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यह ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है इसके जगह दूसरा स्टेट भी दे दिया जाए। तो कहने का मतलब ये सारे स्टेट को ध्यान में रखेंगे, कंठस्थ याद रखेंगे और पढ़ाई उस तरह से करेंगे, उस टेक्निक से करेंगे, तभी एग्जामिनेशन में उतना कम समय में उसका सही बनेगा या कंपटीशन का एग्जामिनेशन में सही बनेगा। और उस तरह से पढ़ाई नहीं की, विजन शार्प नहीं है और सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाई किए, मगअप नहीं किए हैं, तो फिर आप पढ़ुआ अगर ज्ञान थोड़ा बहुत पढ़े तो वो भी ज्ञान रखे कोई फायदा नहीं, बल्कि क्वेश्चन गलत होगा और नेगेटिव मार्किंग होगा और बाहर हो जाएंगे। और वहां पर अति तनाव में, अति कम समय में, लैक ऑफ टाइम में आपको तुरंत टू द पॉइंट वहां पर सॉल्व करना है। तो उस तरह से चैनलाइज करना पड़ेगा, मेमोरी को उस तरह से करना पड़ेगा ताकि धर किताब, बिना ये किताब है, बिना किताब देखे ही कंठस्थ, दिमाग पर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिमाग पर उतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि सीधे बता देंगे पश्चिम से पूरब, गुजरात बता दिए, राजस्थान बता दिए, छत्तीसगढ़ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरह से जो है कंठस्थ सारा चीज होना चाहिए पढ़ाई। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में जो है विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विद्यार्थी आप लोग इसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए।
और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ओशियन के बारे में कि कौन ऐसा जो ओशियन है जो किसी देश के नाम पर पड़ा और क्यों पड़ा। तो भारत देश के नाम पर ही इंडियन ओशियन पड़ा, हिंद महासागर। और ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि भारत की जो विशेष स्थिति है, मतलब तीनों ओर जो है तीनों ओर अलग अलग प्रकार के जो महासागर से घिरे हुए हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशियन से, अरेबियन सी से, और तीनों ओर जो है जल से घिरे होने के कारण, सागर से घिरे होने के कारण यह सागर का ही नाम पड़ गया इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के सामने भारत का जो भू आकारिक स्थिति होने के कारण, या यूं कहें कि एशिया के बीच में और यूरोप के बीच में जो भारत का जो स्टेटस, खास स्टेटस है, या भारत को बहुत ही मतलब फायदे का चीज है। तो क्यों? क्योंकि भारत के एक उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत होने के कारण जो है युगों युगों से, सदियों से भारत का रक्षा होते आया है। दुश्मनों से भी, आक्रामकताओं से भी, इन्वेडर से भी रक्षा भारत का हुआ है। और बहुत सारे समस्या, आज टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अभी तक भारत का रक्षा होते आ रहा है और उत्तर से भी लगभग होते हुए आ रहा है। लेकिन आधुनिक समय जो आज 21st सेंचुरी है, आज टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि भारत भी अगर सुपर पावर नहीं बना, एजुकेशन यहां पर इंप्रूव नहीं हुआ, भारत के लोग, विद्यार्थी अगर एजुकेटेड नहीं हुए और अपने आप को पावरफुल नहीं बनाएंगे, तो अब वो दिन दूर नहीं रहा जहां भारत का अस्तित्व भी खतरा पड़ सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है। तो भारत को टेक्नोलॉजी में भी उतना एडवांस बनना पड़ेगा, और भारत टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस तभी बनेगा जब भारत के लोग, भारत के विद्यार्थी मौजूद होंगे। भारत के विद्यार्थी में वो टैलेंट, वो मेरिट होगा, उस प्रकार का नॉलेज होगा, उस पढ़ाई का पद्धति उस प्रकार से होगा। बहुत सारा जो पुराना सड़ा गला पद्धति जो चला आ रहा है, और यह जो एजुकेशन में भ्रष्टाचार और टाइम पास करने वाला पढ़ाई, इससे कुछ फायदा इस देश का होने वाला नहीं है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन, उस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थियों में आत्मसात करने की प्रवृत्ति डेवलप हो, और इस प्रकार से पढ़े कि सारा विद्या कंठ में ही बास कर जाए, दर 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 बिना किताब देखे बोले लिखे एग्जामिनेशन में या कंपटीशन में भी। क्योंकि कौटिल्य ने भी बोला था कि कंठ का विद्या और गठरी का धनी काम का होता है। बाद बाकी जो नॉलेज किताब में है, कॉपी में है, इंटरनेट में है, या किसी टीचर है, गुरु जी के पास है, तो कोई फायदा नहीं है। किताब देख के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। किताब देख के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन जिंदगी भर बैसाखी लेके चलेंगे तो आप सेना कैसे बनेंगे और वीर योद्धा कैसे बनेंगे? वीर योद्धा बनने के लिए तो आपको अपने जज्बा से और अपने आप में पुरुष वो डेवलप करना पड़ेगा, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो ज्ञान आपको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप दुश्मनों का छक्का छुड़ा सके, लोहा आप ले सके और दुश्मनों को ढेर कर सके। तो आपको विद्यार्थियों में वो चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, विद्यार्थियों में वो टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों को वो स्किल देना पड़ेगा, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वह नॉलेज है, किसी भी प्रकार से नॉलेज हो, हर प्रकार से भारत के विद्यार्थियों को मजबूत करना पड़ेगा और सशक्त करना पड़ेगा। और विद्यार्थियों को भी होश में आना पड़ेगा कि किस तरह से हम पढ़ाई करें। तो चूंकि हम बहुत सारा चीज बोले हैं, बहुत सारा विद्यार्थी समझ में आया होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं भी आया होगा, तो भी इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास करें। जितना समझे ठीक है, नहीं समझे उसके बाद रट भी ले, और फिर दूसरा वीडियो में हम लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे, तो वहां और इसको और अच्छा से क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, दिखाएंगे। थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में एक रिकैप करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए, हमने देखा कि इंडिया साइज लोकेशन के बारे में, ये देखिए मैप के बारे में भी आप लोग को बता दिए थे। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि अफ्रीका, ये एशियन कंटिनेंट, अफ्रीकन कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट है, इंडियन ओशियन है, और हम यहाँ पॉइंट में भी दिखा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जीलैंडिया है, पैसिफिक ओशियन, और इस प्रकार से अटलांटिक ओशियन। तो ये सब सारा अंटार्कटिका, ये सब विद्यार्थियों को मगअप करना पड़ेगा। इतना पढ़िए कि छप जाए। और इस टॉपिक में कुछ ये भारत के स्टेटस के बारे में भी दिखाया गया, भारत का स्टेटस कितना 7वां है, और ये इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा भारत के बारे में सब पढ़ लिए, मैप के बारे में बता दिए। तो देख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण का दूरी, और ये जो है पूरब से पश्चिम का दूरी, ये सब सारा बता ही दिए हैं और किताब में है, आप देखिए। और बस एक मोटिवेशन, ये भारत जो है ये अंतरराष्ट्रीय मार्गों जो है एयरवेज के माध्यम से और सी रूट के माध्यम से, मैरीटाइम के नेविगेशन माध्यम से किस किस प्रकार जुड़ा है, विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए। और ये स्टेटस वगैरह है, और इसमें से क्वेश्चन ठीक है, एक दो चीज भूल गए थे तो बता देते हैं, अभी ध्यान में आ गया। देखने के बाद ये पूछा जाता है कि कौन सा, कुछ स्टेट के बारे में पूछा जाता है, कौन सा लैंड है, लॉक्ड स्टेट्स है जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा या समुद्र को टच नहीं करता है, तो उसमें से झारखंड
झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये हरियाणा वाला एरिया, हरियाणा डेरी, ये हरियाणा, इस प्रकार का कुछ स्टेट्स है। तो यहां पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो विद्यार्थियों को देख लेना है। और तो ओवरऑल इसमें हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। इतना भी अगर विद्यार्थी कर लिया जाए तो बहुत ही बहुत है, टॉपिक सब बहुत बता दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग और भी अलग तरीके से, अलग ओरिएंटेशन से हम लोग अलग फिर डिस्कस करेंगे। और इसको आत्मसात कर लीजिए, केवल क्लास 9 के लिए नहीं है, बल्कि 8 के लिए, 7 के लिए, 6 के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और उतना ही 10, 11, 12 ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे वह बैंक पीओ, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, सीसेट का तैयारी कर रहे हैं, टीचर का तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस का, चाहे बीपीएससी, यूपीपीएससी से यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जो या आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मीडिया की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब सारा जीएस में काम आने वाला या अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इस टॉपिक में बहुत सारा डिस्कशन करने के लिए है। इस टॉपिक्स में इतना ही, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वह कोई एमबीए ही क्यों नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, समान व्यक्ति के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी समझा जाए, डिस्कस किया जाए, उतना ही कम है। लेकिन पढ़ाई वैसा होना चाहिए कि दिमाग में छप जाए, कंठस्थ हो जाए, मगअप हो जाए। और हम लोग दूसरे वीडियो में और अलग तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, समय अभाव के लिए हम लोग अभी बहुत सारा डिस्कस नहीं कर पाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नहीं तो पछताने के अलावा हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक स्टडी सेंटर के माध्यम से सारा सिलेबस, सारा कोर्स आपको यहां पर आने वाला है। स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज का, एमए का, कंपटीशन का सारा जानकारी, सारा विषय का सारा चीज, इंग्लिश, स्पोकन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स, साइकोलॉजी, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, एमबीए, बीबीए, सभी प्रकार के कोर्स यहां पर आने वाले हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही विद्यार्थी कामयाब होंगे। हमारे एक स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन, हमारा जो एनजीओ है पीपल वेलफेयर फाउंडेशन, इसका उद्देश्य ही है समाज सेवा। इसका उद्देश्य ही है भारत के सारे विद्यार्थियों को, सारे नवयुवकों को कामयाब बनाना, शिक्षित बनाना, भारत को सुपर पावर बनाना। और भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, भारत से गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, सभी को धनवान बनाने के लिए, समृद्धि, खुशहाली लाने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए, सभी में प्रेम और दोस्ती और भाईचारा लाने का एकमात्र साधन है, वह है एजुकेशन। एजुकेशन और वह क्वालिटी एजुकेशन, इसी से सारा चीज का समाधान दूर हो सकता है। गरीबी, बेरोजगारी दूर हो सकता है, लोग अपना मनचाहा जीवन शैली जी सकते हैं। एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है, वह एक ऐसा पावरफुल चीज है, हीरा और सोना चांदी से भी कीमती चीज है वह शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज। अगर सोना खरीदना हो, हीरा खरीदना हो, और एक तरफ शिक्षा खरीदना हो, तो हीरा से भी ज्यादा कीमत चुका के शिक्षा खरीदने के लिए तैयार रहिए। यह शिक्षा उतना पावरफुल है, इस प्रकार के सैकड़ों हजारों हीरा खरीद सकता है। और यही चीज हम लोग भारत के लोग समझ नहीं पाए, सीख नहीं पाए। जहां पर ज्यादा बल देना चाहिए था, ज्यादा मेहनत करना चाहिए था, जहां समय देना चाहिए था, समय देना चाहिए था, जहां पैसा खर्चा करना चाहिए था, वहां नहीं किए एजुकेशन और शिक्षा। और यही शिक्षा को डेवलप करके, शिक्षा में पैसा खर्चा करके, बजट का एक बड़ा भाग शिक्षा में इन्वेस्ट सरकार के द्वारा करके, लोगों के द्वारा करके, आज जो है हमारे आज जो पश्चिमी देश हैं, चाहे वह यूरोपीय देश हो, चाहे वह यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन देशों में से फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या अमेरिका जैसे देश, कभी वह बहुत ही, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ही गरीबी वाला हालत में था, बहुत ही घटिया कंडीशन में था और दरिद्रता वाली स्थिति में था। लेकिन एजुकेशन, नॉलेज, इनोवेशन और शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट करके, खर्चा करके, शिक्षा को सम्मान देकर उन लोगों ने अपने देश को सुपर पावर बनाया, हर चीज में स्ट्रांग बनाया, हर चीज का समाधान किया। और यही चीज भारत नहीं समझ पाया। भारत कभी सोने का चिड़िया था और यह शिक्षा के दरिद्रता के चलते भारत आर्थिक दरिद्रता को ग्रसित हुआ और इस प्रकार के सारे सामाजिक समस्याएं हुआ। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहां सारे सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है और हर व्यक्ति का समस्या का समाधान हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इन सारा समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। तो जिंदगी में आगे बढ़ना, कामयाब बढ़ना है, तो आप विद्यार्थी क्या करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए। चैन से सोना है तो जाग जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोलेंगे। और आप सभी विद्यार्थी जो महान विद्यार्थी हैं, ज्यादा देर सुनना नहीं चाहते हैं, छोटा वीडियो चाहिए, तो हमारा मजबूरी भी होता है, तो इसको हमको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम बोलते रहेंगे, 2-4 दिन बोलते रहेंगे तो मेरा बात खत्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे दूसरा चीज। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया जो आप लोग अपना इतना कीमती समय देते हैं और हमारे AK स्टडी सेंटर के साथ बने रहते हैं और इस चैनल का लाभ भी आप लोग लेते हैं और जीवन में कामयाब होंगे, क्योंकि हाथ धोकर पीछे पड़ गया है AK स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन विद्यार्थियों को कामयाब बनाने के लिए। चाहे विद्यार्थियों को कामयाब बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन करेगा। चाहे जो भी समस्या भी आ रहा है, आने वाला सारा समस्या खत्म हो जाएगा और आने वाला समय में एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो जाएगा और सारा स्टूडेंट अपना हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का माध्यम से AK स्टडी सेंटर के माध्यम से ही कामयाब होंगे। जिसके पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, सभी पढ़ेगा, सभी आगे बढ़ेगा। इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, सब काम धंधा छोड़ के कर लीजिए और सबको सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो में इतना ही। आई एम अशोक कुमार शर्मा, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. जय हिंद, जय भारत।